हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 30 एंड 31 अगस्त की डेली करंट अफेयर की मैगजीन आ गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंसीडरिंग लैंड एक्विजिशन अंडर कोल बियरिंग एरियाज एक्ट 1957। तो गाइस, अभी तक क्या था, जो प्राइवेट प्लेयर्स कोल माइनिंग के अंदर क्या था, वो सिर्फ कैप्टिंग माइनिंग उन्हें अलाउड थी, लेकिन उन्हें क्या सेल पर्पज़ के लिए माइनिंग अलाउड नहीं थी। लेकिन अभी क्या, ये हमने शायद कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, तो गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, लैंड को एक्वायर करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे देगी। लीज पे मतलब आपको समझते ही होंगे, 10 या 20 साल के लिए दे देगी, एक तरह से ठेके पे दे देगी। तो उससे क्या होएगा, ताकि जो कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक्स की जो एलोकेशन है, उसके डेवलपमेंट में हम क्या कर सके, स्पीडी मतलब कि तेज़ी ला सकें। करंटली क्या, जो कोल बियरिंग एरियाज़ हैं, वो उसके अंडर जो भी हम लैंड एक्वायर करते हैं, उसमें सिर्फ जो स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनीज है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, वही उसमें कोल माइन कर सकती हैं। अब मेजर इश्यूज़ क्या आ रहे हैं कोल प्रोजेक्ट्स के अंदर। पहली बात ये है कि एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस डिले आ रहा है, ठीक है। लैंड पोसेशन में इश्यूज आते हैं, या रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन में इश्यूज आते हैं। जून 2020 में क्या हुआ था, जो कमर्शियलाइजेशन है कोल की, उसे अनाउंस किया था कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या है, पार्ट है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर किया कोल को कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया था जून 2020 में। अंडर दिस क्या है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग, ठीक है। कमर्शियल माइनिंग में क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसे भी हम अलाउ करते हैं कि आप कोल की माइन कर सकते हो कमर्शियली। मतलब कि देखो, पहले क्या था, उन्हें सिर्फ अपने, अगर उन्हें यूज़ के लिए करना हो तो सिर्फ वो कर सकते थे कैप्टिव माइनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन उन पे क्या रेस्ट्रिक्शंस थी कि वो सेल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन कमर्शियल माइनिंग में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि वो कोल को माइन कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं विदाउट प्लेसिंग एनी एंड यूज़ रेस्ट्रिक्शन। मतलब कि वो इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर ओन यूज़ एंड प्लांट्स फॉर, या फिर उन्हें सेल भी कर सकते हैं, उन्हें बेच भी सकते हैं मार्केट में, अनलाइक अर्लियर कैप्टिव यूज़ मॉडल, ठीक है। अंडर कैप्टिव यूज़ मॉडल्स या प्राइवेट सेक्टर फर्म्स सिर्फ किस में अलाउड है, वो कोयले को माइन कर सकती थी पहले यूज़ के लिए सीमेंट, स्टील, पावर या एल्यूमिनियम प्लांट्स में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैप्टिव माइनिंग के अंडर क्या होता था, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए क्या कर सकते थे, उसे यूज़ कर सकते थे। कमर्शियल कोल माइनिंग अगर जिस हिसाब से इन्होंने अलाउड कर दिया, उससे क्या होगा, जो कंट्री की एनर्जी नीड है वो पूरी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होएगी, टेक्नोलॉजी एक मतलब कि अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको पता है जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो टेक्नोलॉजी बेहतरीन होती है, हमारे जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है वो कम होगी और हमारी जॉब्स क्या जनरेट होगी। सो गाइस, हमने शायद कुछ दिन पहले इसमें पढ़ा भी था कि किस तरह से क्या है, जो पहले का सिनेरियो था तो और अब का सिनेरियो में कितना जो कोल माइनिंग है हमारी कम हुई है जब से हमने प्राइवेट प्लेयर्स को हटाया था। हमने पहले जब प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत पहले अलाउड था, लेकिन उसके बाद हमने जब हटाया था, वो इसका रीज़न ये था क्योंकि इलीगल बहुत होने लगी थी, इसलिए भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, उसे हटा दिया था, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रीज़न था। बाकी हम सेकेंड न्यूज़ पर चलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी एक रिलीज़ करी है रिपोर्ट, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, ठीक है। इसमें क्या फाइंडिंग किया है कि जो नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैं वो कितने हैं, 4,78,600 प्रिजनर्स हैं वेरियस जेल्स में हैं। जैसे मतलब कि कन्विक्ट होते हैं, आपको पता है जो कन्विक्ट होते हैं, जिस पे अपराध सिद्ध हो चुका होता है, अंडर ट्रायल्स होते हैं, या डिटेन्स क्या होते हैं, जिस पे क्या है अभी जो कन्विक्ट हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, और जो डिटेनीज हैं मतलब कि जो अरेस्ट में हैं, उन कितने कितने परसेंटेज हैं, उसमें 30.11% कन्विक्ट के केसेस हैं, अंडर ट्रायल के केसेस 69.05% है, डिटेनर्स के केसेस 0.67% है। और क्या देखने को मिला है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसमें जो कन्विक्ट के केस हैं वो 21.7% है, अंडर ट्रायल के 21% है। और अगर शेड्यूल ट्राइब के लोगों को देखा जाए तो उसमें कन्विक्ट के 13.6% है और अंडर ट्रायल में 10.5% है। और अगर मुस्लिम पॉपुलेशन में देखा जाए तो कन्विक्ट्स में 16.6% है और अंडर ट्रायल में 18.7% है। ये देखा गया जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, मतलब कि जो बैकवर्ड ग्रुप है, वो जुडिशियल रेमेडीज़ का असेस लेने में ट्रबल फेस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। अगर हम एज ग्रुप देखा जाए तो मैक्सिमम जो प्रिजनर्स हैं उन वो 18 to 30 ईयर्स की एज से बिलोंग करते हैं, नियर अबाउट 43.4% है। और उसके अलावा जो 30 to 50 ईयर्स के बीच के जो एज के लोग हैं वो 43.3% है। अगर एजुकेशन वाइज देखे जाएँ तो जो 10th क्लास से बिलोंग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है 41.6% है, और जो 10th अबव हैं या फिर और ग्रेजुएशन बिलो हैं तो वो 21.5% है। अभी क्या, जो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है 1986 में सेटअप हुआ था, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आया था, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे आया था। ये क्या करता है, जो भी क्राइम या क्रिमिनल्स के रिलेटेड जो भी रिपोजिटरी इन्फॉर्मेशन होता है उसे क्या करता है, पब्लिश करता है। NCRP का डाटा क्या करता है, पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी यूज़ आता है, और यह करता है फ्यूचर में हम किस तरह क्राइम को प्रिवेंट कर सकें उसके लिए स्ट्रेटेजीज को प्लान करता है, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई टू बी डन अंडर जल जीवन मिशन। तो गाइस आपको पता ही होगा जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन का एम यही है कि हम क्या कर सकें, हर घर जल से नल पहुंचा सके, ठीक है। तो ये मेनली किसमें, रूरल एरियाज़ में है। तो अभी क्या जल जीवन मिशन ने डिसाइड किया कि वो एक रूरल वाटर सप्लाई एक स्मार्ट इकोसिस्टम बनाएगा, जिसमें वो क्या करेगा, जो भी रूरल एरिया में वाटर सप्लाई हो रही है उसकी सर्विस को मेज़र कर पाएगा, मॉनिटर कर पाएगा। ये क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि एक अच्छी सर्विस की क्वालिटी हम उनको प्रोवाइड कर सकें और फैसिलिटेट कर सकें रूरल लोकल बॉडीज़ को इन स्मार्ट मैनेजमेंट एंड रूरल वाटर सप्लाई। अभी आपको भी पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो पंचायत लिस्ट में आता है। ग्राम पंचायत इसके लिए क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जो ग्राम पंचायत है या जो उसकी सब कमेटी है, दैट इज़ विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, वो क्या करती हैं, एज अ लोकल पब्लिक यूटिलिटी की तरह काम करती हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट, वाटर सर्विस डिलीवरी, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज। और क्या स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, जल जीवन मिशन ने टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। वो क्या करेगी, मेजरमेंट और किस तरह वाटर सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसे मॉनिटर करेगी रूरल एरियाज़ में। जल जीवन मिशन ICT मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रैंड चैलेंज को भी कंडक्ट करेगा। इसमें वो क्या करेगा, स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम को क्या करेगा, डेवलप करेगा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स या बिग डाटा एनालिटिक्स, उससे वो क्या करेगा, जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्या करेगा, डिजिटाइज करेगा, ठीक है। बाकी जल जीवन मिशन क्या था ये आपको पता ही है, ये स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके इसे इम्प्लीमेंट किया था। इसका एम यही था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हर एक रूरल हाउस होल्ड में पहुँचाया जाए, कब तक, 2024 तक, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं 8th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। अभी क्या है, देखो ये जो समिट हुई है इसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। देखो इन्होंने ये बोला है कि जो हमें अपनी रीजनल सप्लाई चेन है, मतलब कि अपनी नेशन वाइज, जैसे इंडिया है तो मैं इंडिया की जो मुझे अपनी रीजनल सप्लाई चेन इतनी मजबूत करनी है कि अगर फ्यूचर में जैसे अभी कोरोना का शौक आया, उसी तरह अगर कोई ऐसे पेंडेमिक आती है, शौक आता है, तो हम उस शौक को लेस वल्नरेबल हो या जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल बनी रहे, ठीक है। उन्होंने ये भी एक स्टेप लिया है कि हमें क्या, कल को जो भी कोविड-19 वैक्सीन आती है उसका सेफ और इफेक्टिव मैनर में ग्लोबली क्या डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये भी बोला है कि हमने ऐसा बनाना है अपना जो सिस्टम कि एसेंशियल मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स के क्रॉस बॉर्डर के लोग इजीली मूव कर सकें विदाउट अंडरमाइनिंग ईच कंट्रीज एफर्ट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वायरस, और हम अपने जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उन्हें स्टेबलाइज कर सकें। ये भी बोला है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशियन और ईस्ट एशिया में, ठीक है, सपोर्ट फॉर एशियन और एशियन सेंटर्ड आर्किटेक्चर में, जो कंट्रीब्यूट करेगा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में उस रीजन में, सपोर्ट करेंगे WTO की रिफॉर्म्स में। इंडिया ने ये भी बोला है कि जो आत्मनिर्भर भारत जो हमने इनिशिएटिव लाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसी अप्लाई करे, नहीं। तो आपको पता है जब आत्मनिर्भर भारत आया था तो उसके बाद काफ़ी मीम्स भी बने थे कि भाई भारत आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है, तो हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब बस यही है कि इंडिया चाह रहा है कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी ग्रोथ अपस्केल हो सके, हमारी जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटी हैं, वो ज़्यादा अच्छी बन सकें, या फिर जब फ्यूचर में अगर इस तरह के शौक्स आते हैं तो हम अपने आप को ईजिली रिकवर कर सकें और हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें किससे, ग्लोबल सप्लाई चेन से, ठीक है। अभी आपने देखा किस तरह से जब कोरोना के से पैंडेमिक आई तो चाइना से हमारा मैक्सिमम जो इंपोर्ट होता है वो सारा बंद हो गया, जिस वजह से जो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो हमने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लाने का मतलब यही है कि हम क्या कर सकें, अपनी जो स्किल्स हैं और अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे हम ग्रोथ का लगा सकें। ईस्ट एशिया समिट क्या, ये 18 कंट्रीज़ की एक फोरम है ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, जिसका काम यही है ऑफ रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो गाइस आप देख सकते हो इसकी कंट्रीज़ क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें पढ़ सकते हो कि इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, USA, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, ठीक है। तो ये 18 कंट्रीज हैं जो ईस्ट एशिया समिट की क्या है, मेंबर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूज़ पे। मीजल्स वैक्सीन होल्डिंग बैक इंडियाज़ फुल इम्यूनाइजेशन ड्राइव। अभी क्या है, देखो
आपको पता है कि जब बच्चा 1 साल तक का होता है तो उससे पहले उसको काफ़ी इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, ये बोला है कि जो मीसल्स की वैक्सीनेशन की पुअर कवरेज की वजह से या फिर जो बेसिक वैक्सीन जो एक बच्चे को चाहिए होते हैं पहले 1 साल में, जैसे पोलियो का, डाइफ्थीरिया का, पर्टिसिस का या टेटनस का, उसकी वजह से जो हमारे इंडिया में फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं, मतलब कि रेशो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से जो इंडिया की फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन की जो प्रोपोर्शन में जो बच्चे आते हैं वो 60% ही हैं, जो पहले 2017-18 में थे उतने ही अभी हैं, मतलब कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? देखो, चाइल्ड को फुली इम्यूनाइज कब कहा जाता है? जब उसे BCG की वैक्सीन मिल चुकी हो, पोलियो की 3 डोजेस मिल चुकी हो, DPT की 3 वैक्सीन मिल चुकी हो और मीसल्स की ये वैक्सीन मिल चुकी है, मतलब कुल मिला के कितनी 8 वैक्सीन मिल चुकी हो। अगर ये उसके शेड्यूल टाइम पे मिल चुकी हो पहले साल में बच्चे के, तो इसका मतलब यही है कि वो चाइल्ड के फुल इम्यूनाइज्ड है। लेकिन अगर उसको इनमें से कुछ भी कम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो चाइल्ड क्या है, वो फुली इम्यूनाइज्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो, अगर हम इसको हिसाब से देखें तो BCG देखा जा रहा है सिर्फ 94% बच्चों को मिल रहा है। जो पोलियो वैक्सीन है जो पहली डोज है वो 93.9% को मिल रहा है, फिर 92.4% को मिल रही है, OPV2 97% को मिल रही है, OPV3 80% को मिल रही है, DPT1 91% बच्चों को मिल रही है, DPT2 86.5% को। और आप देख लो कि मीसल्स कितना कम है, इसकी रेशो 67% बच्चों को मिल रही है, ठीक है। अब ऐसा रीजंस क्यों है कि मतलब कि सबको ये इम्यूनाइजेशन क्यों नहीं मिला? देखो, आपको पता है मिशन इंद्रधनुष के अंदर क्या है, हमने बच्चों को वैक्सीनेशन करना था। अभी क्या, जब से मिशन इंद्रधनुष को और डिस्ट्रिक्ट्स पे एक्सटेंड किया है तो क्या किया इन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने लग गए, जबकि इन्होंने जो फोकस था कि हम अनवैक्साइंड जो चिल्ड्रन हैं उन पे फोकस करें या फिर जो पार्शियली वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उन पे उन्होंने फोकस नहीं किया, लेकिन क्या करा, उसको एक्सपेंड करने में लग गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है, बच्चों की जो फुल इम्यूनाइजेशन है उसमें कमी आई है, ठीक है। जो ये आया था, ये 2014 में आया था मिशन इंद्रधनुष। इसके अंदर यही था कि जो चिल्ड्रन है जिनकी उम्र 2 साल तक की है, तो इसके अंदर यही था कि जिसके चिल्ड्रन की उम्र 2 साल तक की है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें हम फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा और क्या रीज़न है, जो आशा वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत कम पे किया जाता है। तीसरी बात ये है कि जो टेक प्लेटफॉर्म्स है, जो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो लॉन्च की हुई हैं जिसमें वो डाटा को ट्रैक करते हैं, वो काफ़ी अनसक्सेसफुल रही हैं ड्यू टू द लिमिटेड नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर, ठीक है। और मदर एंड चाइल्ड ट्रेनिंग सिस्टम जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं क्या, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को ट्रैक करने में कहीं ना कहीं क्या अनसक्सेसफुल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं। इंडियन नेवी डिप्लॉयड वॉरशिप इन साउथ चाइना सी। देखो, इंडियन नेवी क्या है, अभी साउथ चाइना सी में डिप्लॉय हुई है। तो ये ऐसा क्यों किया? अभी देखो, आपको पता है गलवान वैली क्रैश में जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसके बाद क्या है, इंडिया ने क्या किया, साउथ चाइना सी में अपनी नेवी को डिप्लॉय कर दिया। देखो, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, साउथ चाइना सी को कौन कौन सी कंट्री जो बॉर्डर करती है, चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है। चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है कि इंडिया नेवी भाई इस रीजन में क्यों प्रेजेंट है। इंडिया नेवी ने अपने आप को डिप्लॉय तब भी किया था मलक्का स्टेट में, जब उसने देखा था कि चाइना की नेवी जब इंडियन ओशन रीजन में एंटर करती है तो उसकी एक्टिविटी पे क्या है, नज़र बनाई रखे। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, स्टेट आज टू आइडेंटिफाई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर राशन कार्ड। अभी क्या, सेंटर ने स्टेट्स और यूटीज़ को बोला है, यूनियन टेरेटरीज को बोला है कि जो एलिजिबल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई करो अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और उन्हें राशन कार्ड इशू करो जो रह गए हैं, ठीक है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और जो यूटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स एंड देयर एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या है, रूरल पॉपुलेशन 75% कवर होती है और अर्बन पॉपुलेशन 50% कवर होती है। बाकी जो कवरेज है 75% और 50% का, ये ऑल इंडिया लेवल पे है। बाकी जो स्टेट वाइज चेक क्या कवरेज है वो कौन डिटरमाइन करती है, उस स्टेट और उस यूटी गवर्नमेंट की खुद की गवर्नमेंट क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है। रोल ऑफ सर्विसेज। अभी क्या, देखो, फर्स्ट एवर जो सर्विस है ये कहाँ शुरू हुई है, साउथ वेस्टर्न रेलवे में। कहाँ से कहाँ, बेंगलोर के नीलम गला से लेकर सोलापुर के बाले से। देखो, इस सर्विस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है इंडियन रेलवेज़ ने बाय कोंकण रेलवेज 1999 में सबसे पहले कोंकण रेलवेज़ ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। देखो, कोंकणी लैंग्वेज मेनली गोवा में बोली जाती है, तो वहीं के गोवा का ही रेलवे है
रोरो का काम किया है, देखो आपको पता है किस तरह से, जैसे कार्स हैं या फिर बाइक्स हैं, एक्टिवाज हैं, ठीक है, जो ऐसे रोड व्हीकल्स होते हैं वो क्या आते हैं, इस पे लोड होके आएंगे, ठीक है। रोरो इज़ अ कंसेप्ट, ये क्या करेगा, मेनली जो रोड व्हीकल्स हैं उनको कैरी करके लाएगा विद वेरियस कमोडिटीज ऑन ओपन फ्लैट रेलवे वैगन। अब इससे क्या होएगा, फास्टर मूवमेंट हो सके गुड्स और एसेंशियल्स का, टाइम टेकन जो ट्रक्स के द्वारा जो टाइम लिया जाता है उससे रिड्यूस हो जाएगा। और साथ में आपको पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं बहुत हैवी साइज़ के होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो रोड्स पे जो ट्रैफिक होएगा वो भी रिड्यूस होएगा, सेव प्रीशियस फ्यूल एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, तो ये बात है। अभी हैंगनबर्ग क्रिसिस किया है, देखो ये कहा जाता है कि 359 मिलियन ईयर्स एगो क्या है, अर्थ ने काफ़ी इंटेंस लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी फेस करी थी, जो एटलीस्ट 3 लाख ईयर्स तक रही थी। ये इवेंट किस वजह से हुआ था, लॉन्ग लास्टिंग ओजोन डिप्लीशन की वजह से हुआ था, विच अलाउड मच मोर सन यूवी रेडिएशन टू रीच एंड हार्म लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसी क्राइसिस को हम क्या बोलते हैं, हैंगनबर्ग क्रिसिस, ठीक है। तो इसकी आपको बस जनरल नॉलेज होनी चाहिए, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंगनबर्ग क्रिसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा और आपको पजल भी कर सकता है। पैंटेनल ब्राज़ील क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, तो सभी ये आपको याद करना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, पैंटेनल ब्राज़ील, जो 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक स्प्रेड है और साथ में बोलीविया और पराग की तरह भी एक्सपेंड है। ये अभी कहीं ना कहीं इसकी देखा गया है कि वेजिटेशन कम्पैक्ट हो रही है अंडर द मार्शी फ्लड वाटर ड्यूरिंग द वेट सीजन ड्राइज आउट एज पोन्स और जो लेगून्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं, लीविंग फ्लेमेबल डिपॉजिट्स अंडर ग्राउंड। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, देखो ये आपको पता ही है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उससे जो सबसे नियर बाई गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसको M31 भी बोलते हैं, इज अ स्पाइरल ऑफ परहैप्स एज मेनी ईयर्स, इसमें 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं और ये मिल्की वे गैलेक्सी के साइज से कुछ मतलब कि अच्छी है। ये क्लोजेस्ट बिग गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से। रिसेंटली जो नासा का हबल स्केप टेलीस्कोप है उसने क्या देखा है कि जो एंड्रोमा गैलेक्सी है इसके अराउंड एक एनवलप ऑफ गैस है जिसे इन्होंने हेलो बोला है, ठीक है। हेलो एक्सटेंड करता है 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्सी, मतलब कि हमारी गैलेक्सी से ये कितनी दूर है, ये जो हेलो है दैट इज़ गैस एनवलप, वो कितने ईयर्स आई मीन डिस्टेंस, आपको पता है कि स्पेस में जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर्स में लिया जाता है, इतनी दूर है, अबाउट हाफ वे टू मिल्की वे, विच मीन्स दैट एंड्रोमेडाज हेलोज इज ऑलरेडी बम्पिंग इनटू द हेलो ऑफ मिल्की वे। आगे बढ़ते हैं कवकास 2020। इंडिया ने अभी विड्रॉ किया है कवकास मल्टीनेशन मिलिट्री एक्सरसाइज। ये रशिया की देखो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है, कवकास के रशिया की मिलिट्री कमांडो स्टाफ एक्सरसाइज होती है। इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इंक्लूडिंग चाइना पाकिस्तान। अभी इंडिया ने इसमें विड्रॉ किया, क्यों, कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से, ठीक है। तेलुगु लैंग्वेज डे, देखो तेलुगु लैंग्वेज डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है, गिदुकू वेंकटा रामामूर्ति की बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है, जिन्होंने तेलुगु लैंग्वेज को पॉपुलराइज और डेवलप करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। तेलुगु आपको पता है कि हमारे ए शेड्यूल के अंडर भी है और साथ में हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस में वन ऑफ द लैंग्वेज ही है। अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको पता होना चाहिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। सो गाइस ये आज के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।